दोस्तों, मेरा नाम गंगाराम है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। वो घटना इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उस घटना को जब मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान तो पता नहीं अपने होने का एहसास लोगों को कभी करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन ये जो भूत प्रेत, जिन्न पिशाच, चुड़ैल और डायन होती हैं, ये अपने होने का एहसास उस व्यक्ति को जरूर करवाती हैं जो एक बार उनके आमने सामने हो जाता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी ऐसी ही नकारात्मक शक्ति के अगल बगल से गुजरते हैं, तो वो अपने होने का एहसास आपको जरूर करवाती है, क्योंकि उन लोगों को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अपने होने का सबूत समय समय पर लोगों को देना पड़ता है। और ये सिर्फ मेरा ही मनाना नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति का मानना है जिसने कभी ना कभी इस तरह की डरावनी और नकारात्मक शक्तियों को अपनी आंखों से देखा है या फिर उनको अपने आसपास महसूस किया है। दरअसल मैं पेशे से एक बस ड्राइवर हूं और मुझे बस ड्राइविंग का काम करते हुए आज लगभग 30 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और मैं उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी बस चलाने का काम करता हूं। अब मैं अधेड़ उम्र का हो चुका हूं और मेरे रिटायरमेंट में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसी वजह से आज मैं आप लोगों को मेरे इन 30 सालों में मेरे साथ हुई एक सबसे बड़ी और डरावनी घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि पता नहीं रिटायरमेंट होने से पहले उससे भी बड़ी कोई नई डरावनी घटना मेरे साथ हो जाए। अगर आगे चलकर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है और अगर मैं उस घटना में जिंदा बच जाता हूं, तो मैं आप लोगों को मेरी वो कहानी सुनाने के लिए आप लोगों के सामने फिर से जरूर हाजिर होऊंगा। लेकिन मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ वैसा डरावना हादसा फिर कभी भी ना हो, क्योंकि एक बार तो मेरा दिल उस डरावने हादसे को झेल चुका है, लेकिन अब मेरे दिल और दिमाग में फिर से वैसे किसी भी डरावने हादसे को झेलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं आप लोगों को सीधा उस घटना पर लेकर चलता हूं, जिस घटना के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने ये कहानी लेकर आया हूं। दरअसल वो शाम का वक्त था। उस वक्त शाम के लगभग 6 बजे का वक्त हो रहा होगा। उस दिन मैं अपनी बस को लेकर उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से कस्बे से होते हुए लखनऊ की ओर जा रहा था। उस वक्त मेरी रात की ड्यूटी लगी हुई थी और उस रूट पर मेरी रात की ड्यूटी इस वजह से लगाई गई थी क्योंकि मैं काफी ज्यादा पुराना ड्राइवर हो चुका था और तब तक मुझे रात के वक्त सुनसान रास्तों पर बस चलाने का काफी ज्यादा अनुभव था। इसी वजह से मैंने भी जानबूझकर ही रात के वक्त अपनी ड्यूटी लगवाई थी, क्योंकि दिन के वक्त तो काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है और फिर ऊपर से काफी तेज धूप भी पड़ती है, जिसकी वजह से दिन के वक्त बस चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ये नाइट ड्यूटी एक दिन मुझे मेरी मौत का सामना करवा देगी और मुझे मेरी आंखों के सामने मेरा ही काल नजर आएगा। उस दिन मैं उस छोटे से गांव से अपनी बस को लेकर जा रहा था। उस वक्त मेरे बस के केबिन में मेरे अलावा मेरे बस का कंडक्टर बैठा हुआ था और साथ ही बस में पीछे की तरफ कुछ 15 से 20 सवारियां बैठी हुई थीं, क्योंकि वो एक ग्रामीण बस थी। इस वजह से बस में इतनी ज्यादा सवारियां नहीं थीं और ऊपर से रात का वक्त था, तो ऐसे में रात के वक्त सफर करने वाले लोग भी दिन की तुलना में काफी ज्यादा कम होते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे और मेरे कंडक्टर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रात के वक्त जिंदा लोगों के बजाय मरे हुए लोग ज्यादा सफर करते हैं। अब मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को यूं ही पागल बना रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे आप इस कहानी को आगे चलकर पूरा सुनते जाएंगे, तो वैसे वैसे ही आप लोगों को ये यकीन होता जाएगा कि मैं आप लोगों से बिल्कुल सच कह रहा हूं। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि मरे हुए लोग भी रात के वक्त सफर करते हैं। अभी मैं और मेरे साथ केबिन में बैठा हुआ मेरा बस का कंडक्टर आपस में बातें करते हुए उस गांव से निकले ही थे, जिस गांव से हम लोग उस वक्त निकले थे। उस गांव से लेकर दूसरे गांव के बीच में लगभग 20 किलोमीटर का फासला था। वो जो 20 किलोमीटर का फासला था, वो बिल्कुल सुनसान और जंगल से घिरा हुआ था और वहां पर ऐसा माना जाता था कि उस सुनसान इलाके में रात के वक्त लोगों को कई बार किसी के चिल्लाने की काफी तेज तेज आवाज सुनाई देती है। लेकिन मैं शुरू से इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। मेरा मानना था कि हो सकता है कि कोई शैतानी दिमाग वाला इंसान
दूसरे लोगों को डराने के लिए इस तरह की हरकतें करता होगा। लेकिन मुझे विश्वास तो तब हुआ जब उसी तरह की आवाज उस रात बस चलाते हुए मुझे सुनाई दी। दरअसल मैं अभी बस चला ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे बस चलाते चलाते मेरे कानों में एक आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कोई सिसक सिसक कर रो रहा हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलती बस में मुझे किसी के इस तरह से धीरे धीरे सिसक सिसक कर रोने की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है। तो आप लोगों की तरह उस वक्त मैं भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था, क्योंकि बस काफी रफ्तार में चल रही थी और साइड की जो खिड़की थी वो भी खुली हुई थी, जिससे हवा के थपेड़े मेरे मुंह पर आकर लग रहे थे और उस हवा की आवाज भी कानों में काफी ज्यादा गूंज रही थी। लेकिन इस आवाज के बीच मुझे बार बार वो रोने वाली आवाज भी सुनाई दे रही थी। अब मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई कहीं सड़क के बगल में रो रहा हो तो उसके बगल से गुजरते हुए एक बार मुझे वो आवाज सुनाई दे सकती है। लेकिन वो आवाज तो मुझे लगातार और बार बार सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे आसपास ही बैठा बैठा रो रहा हो। लेकिन उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रो कौन रहा है, क्योंकि बस चलाते चलाते ही मैंने बस में पीछे की तरफ भी अपनी गर्दन घुमाकर देखी। लेकिन उस वक्त तक बस में मौजूद सभी यात्री हल्की हल्की नींद में थे और कोई भी नहीं रो रहा था। मेरे बगल में बैठा हुआ कंडक्टर तो मुझसे बातों में लगा हुआ था। तभी मैं अचानक से बस के ब्रेक लगा देता हूं और बस के ब्रेक लगाते ही वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने बस के ब्रेक लगाए तो उसके ऊपर से एक औरत आकर मेरे बस के शीशे से टकराती हुई नीचे बस के सामने सड़क पर गिर पड़ी और मैंने उसको ऊपर की तरफ से गिरते हुए बिल्कुल अपनी आंखों से देखा था। और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरे बगल में बैठे हुए कंडक्टर ने भी उसको देखा था। जैसे ही अचानक से मैंने झटके के साथ बस को ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाते ही पीछे की तरफ जो सवारियां हल्की हल्की नींद में थीं वो भी उठ जाती हैं, क्योंकि उनको भी एक झटका लगा था। तभी कुछ सवारियां पीछे से बोलने लगती हैं कि अरे साहब ठीक से बस चलाओ, इस तरह से ब्रेक लगाकर हम लोगों को चोट पहुंचा दोगे। लेकिन उस वक्त मेरे में और मेरे बगल में बैठे हुए कंडक्टर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग उनकी बातों का कोई जवाब दे सके, क्योंकि जैसे ही वो औरत सामने की तरफ से बस के ऊपर से गिरी तो मेरी और कंडक्टर की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि रात के वक्त कोई औरत बस की छत पर आखिर क्या कर सकती है। जब हम लोग बस लेकर निकले थे उस वक्त तो हमें बस के ऊपर कोई भी नजर नहीं आया था। लेकिन तभी कंडक्टर मेरे बगल से उठता है और नीचे जाकर बस के सामने देखता है, लेकिन उस वक्त उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता है। बस के चारों तरफ पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान था। कंडक्टर के जाते ही मैं भी अपनी साइड वाली खिड़की खोलकर बस के केबिन से नीचे उतरता हूं और फिर हम दोनों बस के नीचे देखने लगते हैं। लेकिन ना ही तो हमें कोई बस के नीचे दिखाई दे रहा था और ना ही कोई बस के ऊपर। अचानक इस तरीके से वो ऊपर से गिरती हुई औरत कहाँ गायब हो गई थी, हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो बस के ऊपर से नीचे गिरी थी उस वक्त हम दोनों को इतना तो नजर आ गया था कि उसने कोई लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। अब वो साड़ी थी या फिर कुछ और था, ये तो मैं उस वक्त पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता था। लेकिन हम दोनों को इतना नजर आ गया था कि उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और साथ ही उसके सिर के बाल पूरे खुले हुए थे। फिर काफी देर तक देखने के बाद जब हम लोगों को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है और बस में बैठी हुई सवारियां हम लोगों को पूछ पूछ कर हमारे कान खाने लगती हैं, तो फिर हम दोनों वापस आकर बस में बैठ जाते हैं और बस को स्टार्ट करके फिर से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बस से नीचे उतरकर वहां पर चारों तरफ देख रहे थे तो उस वक्त वहां पर हम लोगों को काफी ज्यादा डर महसूस हो रहा था। ऐसा कभी भी नहीं होता था। पहले भी जब बस में कोई खराबी हो जाती थी या फिर कुछ और होता था तो बस कई बार ऐसी सुनसान जगह पर रुक जाती थी, लेकिन कभी भी बस से नीचे उतरने के बाद हम लोगों को इस तरह का एहसास नहीं हुआ जिस तरह का एहसास उस रात बस से नीचे उतरने के बाद हुआ था। और मुझसे ज्यादा तो मेरे साथ में जो कंडक्टर था वो डर रहा था। उसने ही मुझसे कहा था कि जितना जल्दी हो सके यहां से निकलो, हो सकता है कोई अनहोनी यहां पर हमारा इंतजार कर रही हो। इसी वजह से उसकी बात सुनकर मैं फिर से बस में बैठ जाता हूं। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने शुरू में अचानक से झटके के साथ उस बस के ब्रेक लगाए ही क्यों थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बस चलाते चलाते ही अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई एक तरफ से दौड़ते हुए अचानक से सड़क को पार करके दूसरी तरफ गया है। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा
कि अगर मैं बस को ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो शायद वो बस की चपेट में आ जाएगा। इसी वजह से मैं वो जो कोई भी था उसको बचाने के चक्कर में बस को इस तरह से अचानक से ब्रेक लगाता हूं। लेकिन बस के ब्रेक लगाने के बाद में वो जो कोई भी सड़क को इस तरह से भागकर पार करके जा रहा था, हमें ना ही तो वो दिखाई देता है, और बस के ब्रेक लगाने के बाद में झटके के साथ जब वो सामने की तरफ से ऊपर से जो औरत नीचे गिरी वो भी हमें दिखाई नहीं देती है। ये चीज होने के बाद में मैं और मेरा ड्राइवर काफी ज्यादा डर चुके थे, और अभी हमने उस 20 किलोमीटर के सफर में से सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर का सफर ही तय किया था, और इतनी सी दूरी तय करते ही हम लोगों के साथ इस तरह का डरावना और रहस्यमयी हादसा हो चुका था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आज हम लोग पहली बार ही उस रास्ते के ऊपर जा रहे थे, बल्कि उससे पहले भी हम लोग कई बार उस रास्ते से गुजर चुके थे, लेकिन पहले तो कभी भी हमारे साथ इस तरह का हादसा नहीं हुआ था। तो फिर आज अचानक से ही ये सब होना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी हम लोगों को वहां से निकले हुए लगभग 2 से 4 मिनट का ही समय हुआ था। तभी बस चलाते चलाते ही अचानक से मेरी नजर पीछे की तरफ देखने वाले शीशे पर जाती है, और जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखने वाले शीशे के ऊपर देखता हूं तो मुझे बस में पीछे की तरफ सीट पर बैठी हुई एक औरत दिखाई देती है। उस औरत को देखते ही मेरे माथे से पसीना टपकने लगता है, और मैं अपने बगल में बैठे हुए कंडक्टर को आंखों से इशारा करके पीछे की तरफ देखने के लिए कहता हूं, लेकिन धीरे से उसको बोलता हूं कि पीछे की तरफ मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, सिर्फ शीशे में ही देखो, क्योंकि उस वक्त मुझे पीछे की तरफ कोई और नहीं बल्कि बिल्कुल वैसे ही औरत बैठी हुई दिखाई दी थी जैसी औरत कुछ देर पहले बस की छत से सामने की तरफ से नीचे गिरी थी। लेकिन कंडक्टर ने मुझे बताया कि जब मैं इन सवारियों के बस में बैठने के बाद उनकी टिकट बनाकर आया था, तब उस वक्त तो ऐसी कोई भी औरत बस में मौजूद नहीं थी, तो फिर अचानक से ये औरत कब इस बस में बैठ गई। तभी मैं कंडक्टर से कहता हूं कि हो सकता है कि जब हम लोग इसके नीचे गिरने के बाद नीचे उतरकर इसको देखने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त ये मौका देखकर बस में चढ़ गई होगी। मेरी इस बात से बस का कंडक्टर भी सहमत हो जाता है, लेकिन उस वक्त जिस तरीके से वो उस सीट पर बैठी हुई थी, उसके उस बैठने के तरीके को देखकर हम दोनों में से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे जाकर पूछ सके कि उसे कहाँ जाना है और वो कौन है। वैसे तो मुझे तो सिर्फ बस चलाने का ही काम करना था, सवारी के पास जाकर टिकट बनाने का काम तो कंडक्टर का होता है। लेकिन उस वक्त कंडक्टर भी इतना ज्यादा डर चुका था कि वो भी उसके पास जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त वो बिल्कुल उस लाल जोड़े वाली साड़ी में बस की जो सबसे पीछे वाली सीट थी, उस सीट पर बैठी हुई थी। और वहां पर बैठे वक्त हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसने भी अपने सिर के बाल पूरी तरीके से खोल रखे हैं, लेकिन उस वक्त उसने अपना घूंघट निकाल रखा था, जिसकी वजह से हम लोगों को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पर वो अपने एक पैर को बस की सीट पर ऊपर की तरफ रखकर इस तरीके से बैठी हुई थी जैसे कि कोई ठकुराइन बैठी हुई हो, क्योंकि नॉर्मली जो बस में सवारियां बैठती हैं वो आराम से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ रखकर सीट पर बैठ जाती हैं, पर वो तो इस तरीके से बैठी हुई थी जैसे कोई अपने घर पर सीना तान कर इधर उधर पैर करके बैठी हुई हो। अभी मैं और कंडक्टर आपस में ये दिमाग लगा ही रहे थे कि कैसे उस औरत से जाकर बात करें, लेकिन तभी कंडक्टर घबराते हुए उस शीशे की तरफ फिर से देखता है, और उसको इस तरह से घबराते हुए शीशे की तरफ देखते हुए देखकर मैं भी उस शीशे की तरफ देखता हूं। जैसे ही मैं शीशे की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि जिस सीट पर वो लाल साड़ी वाली औरत बैठी हुई है, उसकी अगली वाली सीट पर जो आदमी बैठा हुआ है, उसके मुंह से एक सफेद सफेद झाग निकल रहा है, और वो बिल्कुल बेसुध होकर अपनी सीट पर पड़ा हुआ है। जबकि थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने देखा था तो वो आदमी बिल्कुल सही सलामत उस सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उस सीट पर वो आदमी बिल्कुल अकेला था। उसके साथ में वहां पर कोई भी नहीं था, और उसके बिल्कुल पीछे वाली सीट पर वो लाल साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी, पर अब वो पहले की तरह नहीं बैठी हुई थी, यानी कि अब वो इस तरह से बैठी हुई थी कि उसके दोनों पैर तो सीट के ऊपर थे, और वो अपने हाथों को इधर उधर हवा में किसी पंछी की तरह उड़ा रही थी। शायद वो अपने मन ही मन में कोई गाना गुनगुनाकर उस तरह की हरकतें कर रही थी। लेकिन ये चीज होते ही कंडक्टर मुझसे कहता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, तुमको अभी बस रोक देनी चाहिए। तभी मैं बस को धीरे धीरे ब्रेक लगाते हुए रोक देता हूं।
बस के रुकते ही फिर से जो लोग नींद में थे वो जाग जाते हैं और कंडक्टर से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, फिर से बस क्यों रोक दी। तभी कंडक्टर उन लोगों से बिना कुछ कहे ही उस औरत की तरफ जाने लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंडक्टर ने जाकर उस औरत से पूछा होगा कि वो कौन है, लेकिन उसने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि वो उस औरत के पास में जाकर उसके बिल्कुल आगे वाली सीट पर जो आदमी बैठा हुआ था, जिसके मुंह से सफेद सफेद झाग निकल रहे थे, वो उस आदमी को जाकर हिलाने लगता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। लेकिन शायद तब तक वो आदमी मर चुका था। उसके मुंह से निकलते हुए झाग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको जहर देकर मार दिया हो या फिर किसी जहरीली चीज ने उसको काट लिया हो। अब जैसे ही बस के कंडक्टर को इस बात का पता चला कि उस आदमी की सांस नहीं चल रही है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ता हुआ मेरे पास केबिन में आता है और मुझसे कहता है कि वो तो मर चुका है। जैसे ही कंडक्टर ने मुझसे वो बात कही तो उसकी आवाज को बस में पीछे की तरफ बैठी हुई कुछ 2-4 सवारियों ने भी सुन लिया था। उसके मुंह से ये बात सुनते ही बस में बैठी हुई सवारियों में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग उठकर उस आदमी की तरफ जाते हैं जिसके मुंह से झाग निकल रहे थे। लेकिन जब लोगों की भीड़ उस आदमी की तरफ जा रही थी तो वो लाल साड़ी वाली औरत जिसने घूंघट निकाल रखा था, वो उन लोगों के बीच से भीड़ में से ही एक दूसरे से अपना कंधा सटाते हुए निकलकर बस की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। अब कंडक्टर भी उस आदमी की तरफ अपना ध्यान लगाए हुए था और बाकी के लोग जो बस में मौजूद थे उनका ध्यान भी उस आदमी की तरफ था। लेकिन उस वक्त तक मैं बस की ड्राइविंग सीट पर ही बैठा हुआ था। तभी मैंने उस औरत को बस की सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाते हुए देखा तो मैं बस की ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा ही उसको आवाज लगाता हूं कि अरे रुक जाओ, कहां जा रही हो तुम, कौन हो तुम, और इस तरीके से बिना टिकट लिए ही चुपचाप कहां जा रही हो, और तुमने उस आदमी को क्या किया है। जैसे ही मैं उसको आवाज लगाने लगा तो उसने मेरी आवाज को अनसुना कर दिया और उल्टा जल्दी जल्दी चलकर वहां से जाने लगे। तभी मैं बस कंडक्टर को आवाज लगाता हूं और हाथ से उस औरत की तरफ इशारा करके उसे कहता हूं कि वो भाग रही हैं। मेरी उस बात को बस कंडक्टर के साथ साथ हैं बस में मौजूद जितने भी 7-8 आदमी थे उन लोगों ने भी सुन लिया था। 7-8 आदमियों के अलावा बाकी औरतें और बच्चे बस में सवार थे। तभी वो लोग कहते हैं कि अरे पकड़ो पकड़ो, वो जा रही हैं। लेकिन तभी वो औरत बस के पीछे की तरफ जाकर सड़क से चलते हुए तेज तेज कदमों के साथ वहां से दूर जाने लगती है। तभी बस का कंडक्टर भागते हुए उसके पीछे जाता है और बस के कंडक्टर के पीछे पीछे बस में जो 7-8 आदमी थे वो भी दौड़ते हुए उस औरत के पीछे जाते हैं। जैसे ही बस के कंडक्टर ने उस औरत को जाकर पकड़ा और उसके हाथ को छुआ तो उसके हाथ को छूते ही बस के कंडक्टर को एक झटका लगता है और वो उछलकर वहीं सड़क पर गिर जाता है। लेकिन उसके साथ ही वो औरत भी वापस बस के कंडक्टर की तरफ पलट जाती है। तब तक उसने घूंघट निकाल ही रखा था। कंडक्टर को इस तरह से झटका खाकर पीछे गिरते हुए देखकर उसके पीछे दौड़ रहे लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उस औरत को छूते ही ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये इस तरह से गिर गया। तभी उन लोगों में से भी 1-2 लोग हिम्मत वाले थे तो वो लोग उस औरत से पूछने लगे कि तुम कौन हो और इस तरीके से ही सुनसान सड़क पर रात के वक्त उतरकर कहां जा रही हो, और तुमने उस आदमी के साथ क्या किया है, शायद तुमने ही उसे मारा है। अभी वो लोग उससे ये बात कह ही रहे थे कि तब मैं भी अपनी बस की ड्राइविंग सीट को छोड़कर नीचे उतरकर उन लोगों की भीड़ के पास आकर खड़ा हो जाता हूं। अभी मैं उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी वो घूंघट निकाले निकाले ही धीरे धीरे हंसने लगती हैं और अब उसकी हंसी की आवाज वहां पर मौजूद सभी लोगों को सुनाई देने लगती है। तभी वो पहली बार अपने मुंह से कुछ बोलती हैं, पर वो जो कुछ बोलती हैं उसको सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसने सभी लोगों से कहा कि वो मेरा शिकार था, इसी वजह से मैंने उसे मार दिया और आज मुझे एक ही शिकार करना था। अब अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप इस बस में बैठकर निकल जाओ। मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और भूल कर भी रात के वक्त इस रास्ते पर वापस आने की गलती मत करना, वरना अगला शिकार तुम लोगों में से पता नहीं कौन बनेगा। अब जो 2-4 लोग कुछ जरूर से ज्यादा ही हिम्मत वाले थे, उन लोगों को लगा कि शायद ये हम लोगों को डराने के लिए ऐसा बोल रही हैं। इसी वजह से उनमें से एक आदमी उस औरत की तरफ जाता है और जब उस औरत ने घूंघट निकाल रखा था तो घूंघट निकाले निकाले ही उस औरत को वो आदमी एक चाटा मार देता है। उसने इतनी तेज उस औरत को चाटा मारा था
कि वो औरत उस चाटे की वजह से 2 कदम झटके के साथ पीछे हो जाती है। जैसे ही उस आदमी ने उसको चाटा मारा तो उसके चाटा मारते ही उस आदमी के उस हाथ में पता नहीं क्या होने लगा। जिस हाथ से उसने चाटा मारा था उस आदमी का वो हाथ अपने आप ही वाइब्रेट करने लगा और उसको अपने उसे हाथ में काफी ज्यादा जलन होने लगी। वो आदमी वहां पर दर्द के मारे कराहने लगा। तभी वो औरत घुर्राते हुए उससे कहती है कि तूने मुझे चाटा मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तो मुझे ना चाहते हुए भी एक शिकार और करना पड़ेगा। तभी वो औरत अचानक से अपना घूंघट उठाती है। जैसे ही वो अपना घूंघट उठाती है तो जो लोग बहादुरी का झंडा लेकर उस कंडक्टर के पीछे पीछे दौड़ते हुए गए थे उनमें से 3-4 लोग तो वापस भागकर बस में चढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उस औरत का चेहरा देखकर सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि ये कोई डायन या फिर चुड़ैल है, क्योंकि उस वक्त उसका चेहरा पूरी तरीके से सफेद दिखाई दे रहा था। और उसके उस सफेद सफेद चेहरे पर जब वो औरत हम लोगों की तरफ देखकर हंस रही थी तो उसके काले काले दांत उस सफेद चेहरे में अलग ही नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर बात यह है कि उस वक्त उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि डायन और चुड़ैलों का हुलिया किस तरह का होता है। ठीक उसी तरह का हुलिया उस वक्त हम लोगों को सुनसान सड़क पर दिखाई दे रहा था। ये चीज देखते ही हम लोगों को यह भी समझ में आ गया था कि आज हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तभी वो औरत उस आदमी की तरफ बढ़ने लगती है जिसने उसे चाटा मारा था। वो उसके उस हाथ को पकड़कर अपने मुंह से काटने लगती है। उसने अपने उन नुकीले दांतों से उस आदमी के हाथ को पूरी तरीके से काट डाला था और उस आदमी का खून अब वहीं सड़क पर टपक टपक कर गिरने लगा था। उसके साथ ही उस सुनसान और शांत इलाके में उस आदमी की चीख गूंज गई थी। उस डायन को ऐसा करते हुए देखकर वहां पर मौजूद 2-4 लोग थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाते हैं और उस आदमी के पास में जाकर उस डायन से उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गए तो उसका विकराल रूप और भी ज्यादा डरावना होने लगा और वो उन लोगों के ऊपर भी हमला करने लगी। लेकिन तभी वो लोग अपने कदमों को वापस पीछे की तरफ करने लगते हैं। ये चीज मैं और कंडक्टर चुपचाप वहां पर खड़े खड़े देख रहे थे, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा शरीर अकड़ गया हो। मैं चाहकर भी ना ही तो वहां से भागकर वापस बस में बैठ पा रहा था और ना ही उस आदमी को उस डायन के चंगुल से छुड़ा पा रहा था। देखते ही देखते हमारे सामने वो डायन उस आदमी के हाथों की पूरी नसों को काट डालती है। उसके हाथ के रेशे रेशे हो जाते हैं और वो आदमी वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। एक जिंदा इंसान को इस तरीके से कुछ ही पलों में अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देखकर उस दिन मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया था। और इस हादसे के साथ साथ ही उस वक्त हम लोगों के आंखों के सामने एक ऐसी डरावनी चीज मौजूद थी जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जैसे ही उस आदमी की सांसें रुकी तो उसका मरा हुआ शरीर वहीं सड़क पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके गिरते ही वो डायन उछलकर उसकी छाती पर बैठ गई और फिर जोर जोर से उसकी कॉलर पकड़कर उसे गुर्राते हुए कहने लगी कि और मार मुझे। तुझे अंदाजा नहीं था कि तू किसे मार रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की। जब वो इस तरीके से उस मरे हुए आदमी से भी बार बार उसकी लाश को उठा उठाकर ये बातें बोल रही थी तो उसका ये डरावना रूप देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आज इसके सामने जो कोई भी आएगा ये उसे जान से मार डालेगी। उस वक्त तक मुझे ये भी समझ में आ गया था कि कोई भी इंसानी ताकत इस डरावनी चीज का सामना नहीं कर सकती, भले ही वो कोई दिमाग से पागल औरत थी या फिर कोई सच में ही डायन थी। उस वक्त तक मैं ये बिल्कुल ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना तो अंदाजा हो गया था कि जो कुछ भी है वो हमारी ताकत से काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो हम लोगों की तरफ देखकर अपनी मोटी मोटी और सफेद सफेद आंखों को निकालते हुए हम लोगों से कहती हैं कि आज तो मैं इसकी लाश को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो अजीब तरीके से अपने मुंह से उस आदमी के गले को पकड़ लेती हैं, जैसे कि कोई शेर किसी जानवर की गर्दन पकड़ता है, ठीक उसी तरह। और उसके बाद वो ठीक उसी शेर की तरह, यानी कि किसी जानवर की तरह अपने चारों पैरों पर, मतलब अपने 2 हाथ और 2 पैरों पर किसी जानवर की तरह दौड़ते हुए उसकी लाश को घसीटकर उस सड़क के बगल में जो खाई थी और उसके पास में जो झाड़ियों से भरा हुआ जंगल था उस जंगल में ले जाती है। जब वो उस आदमी को घसीटकर उस तरफ लेकर गई तो वहां उस सड़क पर उसके घसीटने के साथ साथ ही उसके खून के निशान भी बनते जा रहे थे। वही खून जो उस वक्त उस आदमी के कटे हुए हाथ से निकल रहा था।
अब जैसे ही वो उस आदमी को झाड़ियों में लेकर जाती है तो वहां पर मेरे और बस के कंडक्टर के अलावा 3-4 लोग और मौजूद थे जो कि बस की ही सवारियां थीं। अब हम सब एक दूसरे की तरफ मुंह फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तभी मैं किसी तरह हिम्मत करके उन लोगों से इतना तो बोल पाता हूं कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, भागो यहां से। तभी हम लोग दौड़ते हुए बस में बैठते हैं और मैं फिर से बस को स्टार्ट करता हूं। अब जैसा कि बाकी की ओर डरावनी कहानियों में होता है, वैसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं होता है कि स्टार्ट करने पर भी बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मेरे सीट पर जाकर बैठते ही जैसे बस हमेशा स्टार्ट होती थी वैसे ही बस स्टार्ट हो जाती है। और अब हम लोग अपनी बस में एक मरे हुए आदमी की लाश को लेकर वहां से तुरंत बस को भागाते हुए उस गांव की तरफ चले जाते हैं। उस गांव में जाने के बाद हम लोग आराम से वहां पर रुककर उस आदमी को देखते हैं, लेकिन उस वक्त तक वो सच में मर चुका था। सुबह होने से पहले ही ये बात आसपास के गांव में आग की तरफ फैल गई थी और जब पुलिस को भी इस बात का पता चला कि एक आदमी की बस में मौत हो गई है और दूसरे आदमी की इस तरह से किसी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उसको एक डायन ने मार दिया है, तभी पुलिस हम लोगों से काफी ज्यादा शक्ति से पूछताछ भी करती है। लेकिन सभी लोग वहां पर जो कुछ भी हुआ था वैसे ही एक ही बात बोल रहे थे और फिर जिस जगह पर वो हादसा हुआ था उस जगह के बारे में पहले से भी कई ऐसी अफवाहें आसपास के इलाकों में फैल रखी थी कि वहां पर रात के वक्त किसी औरत की जोर जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। पर जैसे ही लोगों को इस चीज के बारे में धीरे धीरे जितना ज्यादा पता चला तो फिर कुछ लोगों की बातों को सुनकर हमको पता चला कि उस सड़क पर एक औरत की आत्मा भटकती है और वो किसी ऐसी वैसी औरत की आत्मा नहीं है, बल्कि वो उस गांव की पुश्तैनी हवेली में वर्षों पहले रहने वाली उस हवेली की मालकिन यानी कि उस ठकुराइन की आत्मा है। उस ठकुराइन को उसके पति के भाइयों ने जायदाद के लालच में मार दिया था। उसको मारकर उसकी लाश को उस सुनसान जंगल में उस सड़क के बिल्कुल बगल में ही दफना दिया था और जिस जगह पर उसकी लाश को दफनाया गया था उसी जगह पर उस सुनसान सड़क पर उस वक्त से उसकी वह आत्मा भटकती है। उसकी आत्मा अब एक डायन का रूप ले चुकी है, लेकिन डायन का रूप लेने के बाद भी उसको इतनी शक्तियां प्राप्त करनी है कि वो एक छलावा बन सके, यानी कि वो कोई भी रूप बदलकर किसी भी इंसान के सामने जा सके और किसी के साथ कोई भी छल कर सके। पर इस चीज के लिए उसको कुल 21 लोगों की जान लेनी है, यानी कि 21 लोगों की बलि देनी है। तो इसी वजह से वो लोगों को इस तरीके से अपना शिकार बनाती है। लेकिन उसकी वो शक्तियां उसे तभी प्राप्त हो सकती हैं जब वो एक बार में सिर्फ एक ही आदमी को मारे। मतलब उसको कुल अलग अलग 21 लोगों को मारना था, लेकिन उस दिन तो हम लोग ये सोच रहे थे कि उसने हमारे सामने 2 लोगों को मार दिया था। अगर उसको उस दिन एक ही आदमी की जान लेनी थी तो फिर उसने 2 लोगों को क्यों मारा? ये चीज आज तक भी एक रहस्य बनी हुई है और पुलिस ने भी उस केस को थोड़े ही दिनों बाद कोई भी ठोस सबूत न मिलने के चक्कर में बंद कर दिया था, क्योंकि पुलिस में भी जो लोग उस इलाके में नौकरी कर रहे थे उनको भी इस चीज का अच्छी तरीके से पता था कि वहां पर कुछ ना कुछ अजीब जरूर है। और फिर ऊपर से अगर इतने लोग एक साथ किसी चीज के लिए बोल रहे हैं तो लोगों को उस पर थोड़ा बहुत यकीन भी हो जाता है। लेकिन उस दिन के बाद मैं उस रास्ते पर कभी भी अपनी बस को लेकर नहीं गया, बल्कि उस रास्ते के दूसरी तरफ से 3-4 गांव से होते हुए एक दूसरा रास्ता उस गांव तक जाता था। पर वो रास्ता उस रास्ते की तुलना में 5 से 7 किलोमीटर लंबा पड़ता था। मैंने और मेरे कंडक्टर ने इस चीज को तय किया कि हम लोग 5 से 7 किलोमीटर ज्यादा दूरी ही तय कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी